हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री को। इसका पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। काफ़ी बड़ा चैप्टर। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारा हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है। और इन्हीं एमसीक्यूज के जरिए हम इस पूरे चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी मजा आने वाला है आपको। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, करने का तरीका आपको पता ही है। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और आंसर कीजिए। उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए और चेक कीजिए आपका आंसर सही निकला कि गलत। अगर सही निकला तो खुद को 1 नंबर दीजिए, ठीक है। और अगर गलत निकल गया तो कोई टेंशन नहीं, जितना ज़्यादा आप गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। उस जो भी आपने सीखा उसको आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताएंगे कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए, स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। लिखा है कि सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर ही जाता है, और जो अंग्रेज बच्चे हैं उनके लिए द पाथ टू सक्सेस गोज थ्रू द ट्रैक ऑफ ऑनेस्टी। सफलता के लिए बहुत चीज़ चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है जो होना ही चाहिए वो है ईमानदारी, यानी ऑनेस्टी होना ही चाहिए। ऑनेस्टी दूसरों के लिए भी और खुद से भी। आप खुद के नज़र में ईमानदार है कि नहीं, आप खुद से पूछिएगा कि आपको जो 24 घंटे मतलब पर डे मिल रहा है, उस 24 घंटे का सही से इस्तेमाल आप कितना कर पा रहे हैं। नहीं, खुद का ईमानदारी चेक कीजिए सबसे पहले। जिस दिन आप खुद से ईमानदार हो गए ना, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल कोट था। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा, क्योंकि काफ़ी स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से ही ये क्वेश्चन है। सबसे पहला नाम जब हम हिस्ट्री क्लास 10 हिस्ट्री का खोलते हैं तो यही सुनने को मिलता है, फ्रेडरिक सोरियो। तो ये है कौन? तो ये है हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट है। तो ए का 4 हो गया, ठीक है। ए का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये क्या होल्ड की हुई होती है? टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट होल्ड की होती है, ये होल्ड की होती है, ठीक है। तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1। इसमें भी है, इसमें भी है। फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने टूटा हुआ क्राउन्स वगैरह बिखरा होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने ये क्राउन्स वगैरह टूटा है, तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट होने वाला है। और जो डी है, सोरियोज यूटोपियन विजन, वो 3 हो जाएगा बचा हुआ। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में हम 3-4 कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए हैं। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का दम है, इसलिए ये क्वेश्चन खास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर आपने ए मार्क किया था तो खुद को 1 नंबर दीजिए, और नहीं मार्क किया तो देखिए क्या आपने मतलब गलती किया। चलिए, ये है वो पेंटिंग। ये इसको बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने, और किस ईयर में बनाया था? 1848 में। ये ईयर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जर्मन पीपल्स डिपिक्टेड इन सोरियोस प्रिंट। सोरियो का जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट है, इसमें जर्मन लोगों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला, दे वर ऑलरेडी यूनिफाइड एज अ नेशन एट द टाइम द प्रिंट वॉज मेड। ये जो जर्मन पीपल थे, यानी जो जर्मनी था, वो नेशन बन चुका था जब ये प्रिंट बनाया गया। तो बताइए सही है कि गलत ये स्टेटमेंट? ये प्रिंट कब बनाया गया था? अभी आपको ईयर याद करवाए, 1848 में। और जर्मनी नेशन स्टेट कब हुआ, कब वो यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का? तो ये हुआ था 1871 में, ठीक है। इसी चैप्टर में आगे बताया हुआ है। तो इस हिसाब से ये तो ऑलरेडी यूनिफाइड नहीं था जब ये प्रिंट बनाया हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दे कैरिड द फ्लैग ऑफ होली रोमन एम्पायर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। उन लोग ये ट्राई कलर फ्लैग होल्ड किए हुए थे, ब्लैक, रेड और गोल्ड वाला, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग दे कैरिड सिंबलाइज लिबरल होप्स फॉर जर्मन यूनिटी। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है जर्मन लोगों के बारे में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। दे वर डिपिक्टेड एज पार्ट ऑफ मोनार्की, नहीं, मोनार्की से तो फ्री होना चाहते थे, डेमोक्रेसी शो कर रहे थे वो लोग, ये गलत है। ऑप्शन सी राइट है इसका। नंबर 3 ट्राई कीजिए। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एसर्शन है कि इन फ्रेडरिक सोरियोस प्रिंट, उनके प्रिंट में क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स सिंबलाइज्ड फ्रैटर्निटी अमंग नेशंस। बताइए ये सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही है।
क्योंकि आप अगर ये इमेज को देखें तो ये जो क्राइस्ट है, सेंट्स है, एंजल्स है, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? फ्रेड, ऊपर में लिखा भी है फ्रेटरनाइट, ठीक है। तो ये फ्रेटरनिटी सिंबलाइज कर रहे हैं, मतलब भाईचारा। और रीजन क्या है, क्यों भाईचारा ये लोग सिंबलाइज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डिवाइन फिगर्स है, ये सब तो दिव्य फिगर्स है ना, भगवान हो गए, ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी, कि सभी, कोई भी देश हो, सबका भगवान एक ही है, हार्मोनी, सबको मिलजुल के रहना है इन आर्टिस्ट यूटोपियन विजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी रीजन से ये फ्रेटर्निटी शो कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी मतलब ये सब भाई है आपस में। तो एसर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है और ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 4 ट्राई कीजिए। एसर्शन है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। तो प्रिंट के ऊपर वो 3 क्वेश्चन था, अब अगले टॉपिक पे हम मूव कर गए यहाँ पे, ठीक है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। चैप्टर का नाम ही है नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप एक क्या है, कॉन्टिनेंट है, उसके जो कंट्रीज है अलग अलग, वो कंट्रीज कैसे देश बने, कैसे उनमें देशभक्ति जागा। तो इसका शुरुआत हुआ कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1789 से। तो ये असर्शन बिल्कुल राइट है। और रीजन क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो पावर है वो मोनार्की से छीन कर किसको दे दिया गया? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को, लोगों को पावर दे दिया गया, ठीक है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं? नेक्स्ट नंबर 5 ट्राई कीजिए। Which of the following was not a measure introduced by French revolutionaries to create a sense of collective identity among the people of France? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इन्वॉल्व थे। तो इन लोगों ने कई सारे मेजर्स, कई सारे तरीके अपनाए जिससे कि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो, लोग फील करें कि वो सब लोग एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। तब तो कंट्री नहीं हुआ करता था, तो वो जो फीलिंग है कि सब लोग एक ही है, कुछ कॉमन है, तो ये चीज़ को डेवलप करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कौन से मेजर्स, यानी कौन से तरीके अपनाए हैं? तो पहला, कौन से तरीके नहीं अपनाए, नॉट क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है द एडॉप्शन ऑफ अ न्यू ट्राई कलर फ्लैग। तो ये बिल्कुल राइट है, मतलब ये अपनाए थे उन्होंने। यूज ऑफ फ्रेंच एज कॉमन नेशनल लैंग्वेज, तो ये भी इन लोगों ने अपनाया था। एबोलिशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज एंड लोकल कस्टम्स। एबोलिशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज चाहते थे कि पूरे जगह पे सेम लॉ को एबोलिश नहीं करना चाहते थे, इसको प्रमोट करते थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। लोकल कस्टम्स को एबोलिश करना चाह रहे थे वो, लेकिन यूनिफॉर्म लॉ तो लाना चाह रहे थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कंपोजिशन ऑफ न्यू हाइम्स एंड नेशनल सिंबल्स, तो ये उन्होंने ये मेजर अपनाया था। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं अपनाया था, तो ये नहीं अपनाया था। ऑप्शन सी होगा राइट। 6 मैथ कीजिए, मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या था? तो इसमें बताया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब प्रोविजंस थे इसमें। तो ए का 3 होगा, ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए नहीं तो सी में से कोई आंसर होगा। स्टेट जनरल, ये क्या था? तो इसको रीनेम कर दिया गया एज नेशनल असेंबली, तो ये बिल्कुल राइट है। बी का 2 इसमें है, इसमें तो बी का 1 है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी अभी हम सीख रहे हैं, तो ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लेते हैं। ले पैट्री एंड ले सिटियन, पैट्री यानी फादर को ये रिप्रेजेंट करता है, सिटियन मतलब सिटीजन्स। तो ये शो करते हैं आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट, सब कम्युनिटी जो लोग है वो यूनाइटेड है, मतलब पिता और बेटे का रिश्ता है और सबका हक बराबर होगा। तो ये डिनोट करते हैं। सी का 1 है यहाँ पे। और नेपोलियनिक रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे उन्होंने? तो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश्ड फ्यूडलिज्म, ये सब एबोलिश किया था। तो डी का 4 ये राइट है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 ट्राई कीजिए, ये तो आना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है। Which of the following reforms introduced by Napoleon reflected revolutionary principles? नेपोलियन ने कौन से चेंज किए थे? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये वो लेके आए थे। राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी था। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये तो वो हटाए थे, ये लाई नहीं थे, तो 3 तो हटेगा। एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, हाँ, तो ये तो हम यहाँ पे भी देखे थे कि फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया था।
तो ये करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। जन्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, किसी को फायदा किसी को नुकसान, वो चीज को नेपोलियन ने खत्म किया। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब ये चीज को नेपोलियन नहीं लाए थे। 1, 2, 4 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 8, नेपोलियन इन द गिवन पिक्चर इज डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन। इस पिक्चर में नेपोलियन को दिखाया गया है, वो एक पोस्टमैन है और वो लेटर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके बैग से लेटर्स निकल के गिर रहा है। तो व्हाट डू ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम हिज बैग रिप्रेजेंट। तो ये जो हर एक लेटर गिर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं तो इस पिक्चर के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि ये लेटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिटरी इज लॉस्ट बाई हिम। ये पहले सैंपल पेपर में आ चुका था ये क्वेश्चन, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेटर्स दिखाते हैं कि नेपोलियन युद्ध में कौन सा टेरिटरी हारा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नंबर 9 ट्राई कीजिए। मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच है। हैब्सबर्ग अंपायर, ये क्या था। तो ये था, पहले तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो ये हो जाएगा 4, पैचवर्क ऑफ एथनिक ग्रुप्स विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो नेपोलियन वाला सारा क्वेश्चन ऊपर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हैब्सबर्ग अंपायर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग थे। फिर लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, तो ये इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे। फिर अगला हो गया हंगेरी। हंगरी में हाफ माइगर स्पीकिंग और हाफ वेरियस लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, ठीक है। और जो गलेशिया है वो उसमें जो एरिस्टोक्रेसी था वो पोलिश लैंग्वेज बोलता था। तो डी का हुआ, तो ए का 4, फिर बी का 2, सी का 3 ये रहा, और डी का 1। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। तो इसमें भी एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का दम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। तो ये क्वेश्चन ये शो करता है कि नेशनलिज्म से पहले, ये लगभग 1830 के आसपास, ठीक है, नेशनलिज्म से पहले यूरोप का क्या कंडीशन था। तो इतना डाइवर्सिटी था कि एक रीजन में ऐसा नहीं कि सब एक ही टाइप के लोग रह रहे हैं। एक ही टाइप के लोग मतलब एक ही एथनिसिटी वाले लोग, ठीक है, नहीं, ETHNICI, एक ही एथनिसिटी वाले लोग नहीं रहते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग रह रहे थे। तो वो इस क्वेश्चन में दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, मल्टीपल लैंग्वेज बोले जाते थे। लोम्बार्डी वेनेशिया में इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे। फिर हंगरी में आधे लोग मैगियार बोलते थे और आधे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। और गलेशिया में जो एरिस्टोक्रेसी था वो पोलिश लैंग्वेज बोलता था और बाकी लोग कुछ और लैंग्वेज बोलते थे। वो ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 का जवाब दीजिए। व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर इन द पॉलिटिकल स्फीयर इन 19th सेंचुरी यूरोप। लिबरलिज्म एक टॉपिक है इस चैप्टर में। तो लिबरलिज्म का पॉलिटिकल मीनिंग पूछा जा रहा है इसमें। इसका एक इकोनॉमिक मीनिंग भी होता है। तो देखिए लिबरलिज्म मतलब क्या होता है। लिबरल मतलब आज़ादी, मतलब किसी चीज़ से फ्री होना, ठीक है। तो फ्री तो इंसान बहुत चीज़ से होना चाहता है, पैसों के टेंशन से फ्री होना चाहता है, जिम्मेदारी से फ्री होना चाहता है। तो यहाँ पे बोला गया पॉलिटिकल स्फीयर में, पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, लोग क्या चीज़ से फ्री होना चाहते थे। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये, वो चाहते थे मोनार्की हटे और क्या आए, गवर्नमेंट बाई कंसेंट, लोगों के द्वारा चुना गया गवर्नमेंट आए, ठीक है। लोगों को ये फ्रीडम मिले कि गवर्नमेंट उनके पसंद का हो। इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी यूरोप में, उसका इकोनॉमिक मीनिंग बताइए। लिबरलिज्म पहले क्वेश्चन में पूछा गया था लिबरलिज्म का पॉलिटिकल मीनिंग, अब लिबरलिज्म का इकोनॉमिक मीनिंग पूछ रहे हैं कि पैसे के सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। तो बताइए कौन सा सही होगा। लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्री होना, मार्केट फ्री रहे, गवर्नमेंट मतलब जो किंग है वो इसको कंट्रोल ना करे। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ट्रेड पे वो एबोलिश हो, खत्म हो, मतलब ये भी फ्रीडम है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम बैरियर, बैरियर मतलब बाधा को लाना, तो बाधा तो कभी लाना नहीं चाहेंगे, लिबरलिज्म में फ्री होना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, हाँ ये लिबरलिज्म का मीनिंग था। तो 1, 2 और 4 लिबरलिज्म का इकोनॉमिक मीनिंग है। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
समझ में आ रही है कि नहीं? मजा आ रहा है? चलिए, काफी चीज सीखने को भी मिल रहा होगा। आप अगर गलती भी कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि अभी सीखने का टाइम है। नेक्स्ट 12 ट्राई कीजिए। वाई डिड जर्मन मर्चेंट्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी डिमांड यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी? यहाँ पे बात किया जा रहा है अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब वही 1830 के आसपास। चैप्टर का टॉपिक ही है 1830, ठीक है। तो उसमें जो जर्मन मर्चेंट थे, मर्चेंट क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। बिजनेस या फिर ट्रेड करते हैं, ठीक है, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये चाह रहे थे एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी रहे। मतलब पहले क्या था कि अलग अलग स्टेट्स थे, ये कोई और राजा के अंदर, ये कोई और राजा के अंदर, ये कोई और राजा के अंदर, ये कोई और राजा के अंदर। तो सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था ना, तो करेंसी चेंज होता था, मल्टीपल करेंसीज हो जाते थे, प्लस जो कस्टम ड्यूटी है, टैक्स है, वो भी पे करना पड़ता था हर बॉर्डर क्रॉस करने पे, ठीक है। तो ये मर्चेंट चाहते थे कि ये जो सभी टेरिटरी है वो क्या हो जाए, यूनिफाई हो जाए, यूनिफाई मिला के एक बन जाए, ताकि करेंसी चेंज ना करना पड़े और कस्टम ड्यूटी बार बार पे ना करना पड़े। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। समझे कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट 13 ट्राई कीजिए। व्हाट वाज अ जोल्वेरिन? बताइए ये क्या था? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये, तो रटा होना चाहिए आपको ये कि ये कस्टम यूनियन है जिसको प्रशिया ने बनाया था, और इसका एम था टू एबोलिश टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर भी एबोलिश करना, प्लस जो करेंसीज थी उसको भी रिड्यूस करना। करेंसीज, पहले करेंसी 30 करेंसी होता था, जब ये जोल्वरिन बन गया तो अब मर्चेंट्स को सिर्फ 2 करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो 30 करेंसी ज़्यादा झंझट पैदा कर रहा था, 2 करेंसी ठीक है, काफ़ी ठीक है। तो जोल्वरिन क्या है? एक कस्टम यूनियन है जो स्टार्ट किया गया था प्रशिया के इनिशिएटिव में, और इसका मोटिव था टू एबोलिश ट्रेड बैरियर्स एंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 14। एसर्शन है द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 एम्ड टू रिस्टोर मोनार्कीज एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी चेंज हुआ था, मोनार्की को हटाया गया था, वो सभी चेंजेस को अंडू किया गया कांग्रेस ऑफ वियना के द्वारा, ठीक है, जिसमें मोनार्की को वापस से ला दिया गया और न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर सेटअप किया गया 1815 में। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि क्या क्या चेंजेस लाया गया, ठीक है। तो वही बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर किया गया वगैरह वगैरह। रीजन है कि यूरोपियन पावर्स बिलीव दैट स्टेबिलिटी कुड बी अचीव्ड ओनली बाय रीएस्टैब्लिशिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मोनार्की एंड हायरार्की। समझिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि एसर्शन रीजन है, सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस ऑफ वियना ने मोनार्की को रीस्टोर कर दिया और न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को सेटअप किया, ठीक है। तो इसका रीजन हमेशा किसका जवाब देगा? क्यू का। क्यों सेटअप किया, ठीक है। सेटअप किया ये बात तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन क्यों सेटअप किया वो देखना है। क्योंकि यूरोपियन पावर्स का ये बिलीफ था कि स्टेबिलिटी तभी आएगा जब हम री इस्टेब्लिश करेंगे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। ये पहले से चले आ रहा था राजा महाराजा वाला सिस्टम, मोनार्की वाला। तो मोनार्की और हायरार्की जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको अगर री इस्टेब्लिश कर देंगे तभी यूरोप में स्टेबिलिटी रहेगा, मतलब ज़रा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इस रीजन से उन्होंने मोनार्की को रीस्टोर कर दिया। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप इन 1815 इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज। ज़्यादातर जो चेंजेस लाए गए थे 1815 में, उसमें सेंसरशिप लॉ थे। सेंसरशिप मतलब अखबार में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा, किसकी क्या क्या चीज़ नहीं छापा जाएगा, उसको बोलते हैं सेंसर करना, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिड दे वांट टू कंट्रोल थ्रू सच लॉज? तो इन सेंसरशिप लॉ के जरिए वो क्या क्या चीज़ चाहते थे कंट्रोल करना, मतलब क्या क्या चीज़ चाहते थे कि अखबार में यानी न्यूज़पेपर में ना छपे, ठीक है। तो वो मतलब ना छपे, मतलब वो उसको चेक करे कि हमारे बारे में कुछ गलत ना छप जाए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें छपना चाहिए मोनार्की के बारे में, ठीक है। ये वो चाहते थे। तो क्या क्या चीज़ वो कंट्रोल करना चाहते थे? तो देखिए, पहला है व्हाट वाज रिटन अबाउट देम। हाँ, ये कंट्रोल करना चाहते थे कि उनके बारे में कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो ये कंट्रोल करना चाहते थे। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मॉडर्नाइजिंग द आर्मी, ऐसा कोई जिक्र नहीं है।
स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज़पेपर। अखबार में लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब आइडिया ना स्प्रेड हो जाए, वो इसको कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है। और स्प्रेड ऑफ आइडिया दैट मॉडर्नाइजेशन पुट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा भी कोई खास जिक्र नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बस चाहते थे कि उनके बारे में कुछ बुरा ना छपे, और लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब कॉन्सेप्ट से लोग दूर रहे। तो P&R ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 16 ट्राई कीजिए। पर्सन और उनका डिस्क्रिप्शन या फिर रोल से मैचिंग करना है। तो ड्यूक मेटरनिच, बहुत फेमस नाम, बताइए ये कौन थे? तो ये थे ऑस्ट्रियन चांसलर हु होस्टेड द वियना कांग्रेस। इन्होंने ही ये वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। तो ए का वन एक ही में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी हम अभी सीख रहे हैं तो सारा चेक कर लेंगे। गुसिपी मजीनी, ये भी बहुत फेमस नाम। तो इन्होंने ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, और इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी, एक था यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप, ये फॉर्म किया था। बी का 3 है यहाँ पे। कार्बोनारी, ये कौन थे? कार्बन, इसको ऐसे याद कर लीजिए, कार्बन मतलब कोयला। ठीक है। कार्बोनारी का इटालियन मीनिंग होता है चारकोल बर्नर। चारकोल बर्नर मतलब ये सीक्रेट सोसाइटी के रिवोल्यूशनरी थे। नाम ही है सीक्रेट सोसाइटी, तो अंधेरे में छिप छिपा के काम करेंगे, तो एक दूसरे का चेहरा एटलीस्ट देख पाए, उसके लिए कुछ तो कोयला वगैरह जलाना पड़ेगा ना। तो रात को कोयला जला के लोग अपना सीक्रेट मीटिंग करते थे। इसलिए कार्बोनारी मतलब ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए थे, उनको कार्बोनारी कहते हैं। ठीक है। और यंग यूरोप ये ऑर्गेनाइजेशन था जो कि लिबरल नेशनलिस्ट को यूनाइट किया था फ्रॉम वेरियस कंट्री। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। समझ में आया ही। नेक्स्ट, वाई डिड मेटरनिच डिस्क्राइब मजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो मेटरनिच थे, जिन्होंने ये वियना कांग्रेस करवाया था, ड्यूक मेटरनिच, इन्होंने गुसिपी मजीनी के बारे में क्या बोला कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्यों गुसिपी मजीनी ऐसा क्या करते थे कि वो इतना बड़ा खतरा बन गए थे? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ये कि मजीनी चाहते थे बिलीव्ड इन यूनाइटिंग इटली इनटू अ सिंगल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये मजीनी क्या थे? इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। वो इटाली को यूनाइट करना चाह रहे थे, एक नेशन बनाना चाह रहे थे, इसलिए मेटरनिच उन्हें खतरा मानते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, 18 ट्राई कीजिए। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. तो ये फिर से मेटरनिच का फिर से स्टेटमेंट है। ये ड्यूक मेटरनिच, इन्होंने क्या कहा कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को मतलब वो फ्लू फैल जाता है। ठीक है, वो बीमारी फैल जाता है। तो क्यों ऐसा कहा ड्यूक मेटरनिच ने? फ्रांस ऐसा क्या करता था? क्योंकि पहले भी स्टार्ट हुआ सब झंझट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तभी बड़ा कांड हुआ था, तो ड्यूक मेटरनिच को वो कांग्रेस, वियना कांग्रेस करवाना पड़ा था 1815 में। अब क्या हुआ है, ये रहा, जब भी फ्रांस में नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है तो दूसरे नेशंस भी इंस्पायर हो जाते हैं, और उन कंट्री में भी हलचल मच जाता है। वहाँ पे भी लोग चाहते हैं नेशन स्टेट बने, लिबरलिज्म आए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 19 ट्राई कीजिए। एसर्शन है द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस। फ्रांस में एक तो हुआ था पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कब? 1789 में। फिर इसको दबा दिया गया और कांग्रेस, वियना कांग्रेस हुआ 1815 में। वापस से रिस्टोर कर दिया गया बर्बन डायनेस्टी को। वापस से जाके फिर 1830 में फिर से रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में। ठीक है, जुलाई के महीने में, जिसको बोला जाता है जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। तो इसमें जो बर्बन डायनेस्टी था, फिर से उसको ओवरथ्रो, फिर से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। लिबरल रिवोल्यूशनरीज एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर लुई फिलिप। तो क्या हुआ था 1830 में फ्रांस में? बर्बन मोनार्की को तो हटाया, इसके जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऐसा मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, लुई फिलिप किंग के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया। और ये चीज यूरोप के बाकी कंट्री जैसे कि बेल्जियम, वहां पे भी रिवोल्ट स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि जुलाई रिवॉल्यूशन में बर्बन मोनार्की का खत्म हुआ। ठीक है,
तो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश कर दिया। तो दोनों ही राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए हो जाएगा करेक्ट। 20 ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आर करेक्ट? जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक टॉपिक है इस चैप्टर में, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, इट वॉज फॉट अगेंस्ट ऑटोमन रूल। बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ा गया था। इट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियंस ड्यू टू एडमिरेशन फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट। इनसे सपोर्ट मिला था क्योंकि ये लोग ग्रीक कल्चर को काफी एडमायर करते थे, तो ये लोग सपोर्ट किए इनको कि तुम लोग भी आजाद हो जाओ, ऑटोमन रूल से आजाद हो जाओ। इट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइजिंग ग्रीस एज इंडिपेंडेंट था। तो ये वॉर खत्म हुआ और इसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया और यहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 अभी तक राइट है। चौथा चेक कर लीजिए। द वॉर वॉज लेड इंटायरली बाय रूरल पीजेंट्स विथ नो सपोर्ट फ्रॉम एजुकेटेड एलिट। ये गलत स्टेटमेंट है, सबका सपोर्ट था इसमें। तो 1 2 3 सिर्फ राइट है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट इसके बारे में। ये अलग क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ट्रीटी से ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिला था। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 किसके खिलाफ लड़ा गया था, एक अलग सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑटोमन रूल याद रखिएगा। 21 मैच करना है थिंकर आर्टिस्ट से और उनका कंट्रीब्यूशन टू नेशनलिज्म से। जोहान ग्रॉटफ्रीड हर्डर, करोल कर्पिंस्की, रोमांटिक पोएट्स एंड आर्टिस्ट। ये सब रोमांटिक पोएट्स है, मतलब ये सभी लोग क्या फॉलो करते हैं? रोमांटिसिज्म को फॉलो करते हैं। रोमांटिसिज्म, इन लोग का ये थिंकिंग होता है कि इतना लड़ाई वड़ाई करके फायदा नहीं है, इतना वॉर करके फायदा नहीं है। हम क्या करते हैं? गाना गाते हैं। हम गाना गाएंगे, डांस करेंगे, पोएट्री लिखेंगे और क्या करेंगे? कहानी सुनाएंगे। ठीक है, और सब में फॉक लगा दीजिए। ये फॉक सॉन्ग को प्रमोट करते थे, फॉक डांस को प्रमोट करते थे, फॉक पोएट्री को प्रमोट करते थे और फॉक लोर। ठीक है, जो पुरानी कथाएं हैं, जो स्टोरीज है, इन सब चीजों से क्या करेंगे? लोगों के अंदर, पीपल के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग जगाएंगे। ठीक है, पीपल के अंदर क्या जगा देंगे? नेशनलिज्म का फीलिंग। इन सब का इस्तेमाल से बोलते थे लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रोमांटिसिज्म। अब यहाँ पे हमें मैच करना है सही सी। तो जोहान ग्रॉटफ्रीड हर्डर, इनका क्या बिलीफ था? तो ये एक इन्होंने पॉपुलराइज किया था वॉल्गीस्ट को, जिसका मतलब होता है नेशनल स्पिरिट थ्रू फोक कल्चर। ठीक है, इसको इन्होंने पॉपुलराइज किया था। तो 1 का ए होने वाला है। करोल कर्पिंस्की, इन्होंने क्या किया था? ये यूज्ड फोक डांसर्स लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका टू एक्सप्रेस पोलिश नेशनलिज्म। ये इन्होंने किया था। ठीक है, फोक डांस इसको पॉपुलराइज किया। और रोमांटिक पोएट्स और आर्टिस्ट, इनका जनरल बिलीफ ही होता है कि इमोशन, इंट्यूशन और शेयर्ड कल्चर पास्ट ओवर रीजन, इन सब का इस्तेमाल करके लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जगाया जाए, ना कि रीजन, लॉजिक, लड़ाई, ये सबसे वो दूर रहते हैं। ठीक है, गाना, डांस, ये सब के जरिए लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जनरल ये थिंकिंग होता है। तो 1 का ए, बी का 2 और सी का 3, 1 2 3 और ए बी सी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। समझे? चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 22 देखिए। एसर्शन है कि आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड द पोलिश लैंग्वेज बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। जब पोलैंड को रशियन ने ऑक्युपाई कर लिया, रशियन ने जब पोलैंड का कब्जा कर लिया, तब पोलिश लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का क्या रोल है वो यहाँ पे बताया गया कि लैंग्वेज बन गया स्ट्रगल। मतलब पोलैंड के लोगों ने पोलिश लैंग्वेज से अपना विरोध दिखाया था। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। रीजन है कि द रशियन एम्पायर इनकरेज द यूज ऑफ पोलिश इन स्कूल्स। नहीं, रशियन लोगों ने तो पोलिश लैंग्वेज को बैन ही कर दिया था, इनकरेज नहीं किया था। ये स्टेटमेंट गलत ही है, रीजन गलत है, मतलब एसर्शन ट्रू है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 23 Which of the following best describe the situation of Europe in Europe during the 1830s and 1840? इन डिकेड्स में, 10-20 सालों में यूरोप का क्या हालत था?
बहुत बुरा हालत था। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, फूड का शॉर्टेज था और लोगों में बेरोजगारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट था। ऑप्शन सी होगा राइट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। 24 ट्राई कीजिए, बहुत ही ये भी इजी क्वेश्चन है। Why did the weavers in Silesia revolt against contractor? रिवोल्ट किया, किसने रिवोल्ट किया? जो सिलेसिया के वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया इन 1845। तो किस रीजन से रिवोल्ट किया वो बताइए। तो कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यू, कॉन्ट्रैक्टर इनका सैलरी वेजेस नहीं दे रहे थे, इसलिए इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इसको करिए। Read the following. On June 4 June, a crowd of weavers marched to their contractor's mansion. ठीक है, वही weavers लोग कॉन्ट्रैक्टर के घर पहुंच गए, डिमांडिंग हायर वेजेस, ज़्यादा तनख्वाह मांगते हुए। ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, कि weavers कैसे रिवोल्ट कर रहे हैं। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट, तो कॉन्ट्रैक्टर के लोगों ने इन्हें डरा धमका के भगाया वहाँ से। द क्राउड स्टॉर्म द हाउस, इससे ये जो वीवर्स के जो भीड़ था, वीवर्स का भीड़, ये काफ़ी गुस्सा हो गया और इन्होंने घर पे हमला कर दिया, गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड द आर्मी वॉज कॉल्ड, 11 वीवर्स वर शॉट, फिर आर्मी को बुलाया गया और इनको कंट्रोल करने के लिए 11 वीवर्स को गोली मार दिया गया। तो ये इंसिडेंट क्या दिखाता है? ये इंसिडेंट यही दिखाता है कि वीवर्स ने कैसे रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। तो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दिखाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा नीट आंसर। सपोर्ट ऑफ आर्मी फॉर, आर्मी ने सपोर्ट थोड़ी किया वर्कर को, उन्होंने तो गोली मार दिया उल्टा, तो ये तो गलत है। सक्सेस ऑफ लिबरल रिवॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं शो किया गया है। पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं है ये। ऑप्शन ए डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर 26 ये ट्राई कीजिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये इस पूरे चैप्टर का। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ 1848, यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनका एम था टू क्रिएट करना यूनिफाइड जर्मन स्टेट, जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना। ठीक है, यूनिफाई करना अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये इसका एम था इस पार्लियामेंट का। तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ईयर याद रखिएगा, किस कंट्री से रिलेटेड है वो याद रखिएगा। तो इनका एम इस पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे ताकि जर्मनी को एज ए नेशन स्टेट घोषित कर दिया जाए। अब घोषित हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सक्सेस हुआ कि फेल हुआ, वो आगे जानेंगे। चलिए अभी आपको बता ही देते हैं, वो फेल हुआ, घोषित नहीं कर पाए। रीजन है कि किंग फ्रेडरिक विलियम IV ऑफ प्रसिया एक्सेप्टेड द क्राउन एंड इम्प्लीमेंटेड द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? ये पूरी गलत है। अभी आपको बताया कि ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ 1848 क्या रहा? फेलियर रहा, फेल हो गया अपने मकसद में, अपने एम में। एम क्या था इसका? जर्मनी को यूनिफाई करना, जर्मनी कंट्री बनाना। ठीक है, जर्मनी को यूनिफाई करने में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया कि फ्रेडरिक विलियम IV प्रशिया के जो थे उनको इन्होंने सोचा कि किंग बना दिया जाए, इनको क्राउन दिया गया, तो इन्होंने उस क्राउन को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्राउन ही रिजेक्ट कर दिया इसलिए जर्मनी यूनिफाई नहीं हो पाया और ये पूरा पार्लियामेंट फेल हो गया। ठीक है, लोगों का इकट्ठा होना कोई काम का नहीं रहा। तो इस हिसाब से बताइए आंसर क्या होगा? रीजन तो फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स इमर्ज फ्रॉम 1848 रिवॉल्यूशंस इन यूरोप? जो 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसका आउटकम बताइए। 1848 ये ईयर वही ईयर है जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था। ठीक है, तो सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड इन द हैब्सबर्ग एम्पायर इन रशिया। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है। वुमेन गेंट, चलिए इसको नीचे से पढ़ते हैं। पहले 1848 में क्या हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेसफुली यूनाइटेड जर्मनी। क्या इसने जर्मनी को यूनाइट कर दिया? नहीं, ये तो फेल हो गया था ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऑप्शन 4 गलत है। तीसरा देखिए, तो 4 जिसमें भी होगा वो गलत होगा। सी और डी तो पहले छट गया। ऑटोक्रेटिक मोनार्की बिगैन इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवोल्ट था, आगे चल के रिवोल्ट ना हो इसलिए मोनार्की लोगों ने कुछ रिफॉर्म लाना शुरू कर दिया। तो ये स्टेटमेंट राइट है। 3 राइट है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है। वुमेन गेंड इक्वल वोटिंग राइट अक्रॉस यूरोप, हाँ ये चीज़ नहीं मिला था। वो बहुत रिफॉर्म्स आए लेकिन वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला था।
तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, 2 नहीं होगा तो 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट होने वाला है। 1 पढ़ लेते हैं। 1 में क्या था कि सर्वडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड था। वन ऑफ द रिफॉर्म्स जो था वो ये था। ठीक है, मतलब बंधुआ मजदूर ये खत्म कर दिया गया। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन। ये किस चीज का पेंटिंग है बताइए। तो ये जो हम तब से 1848 में जिस पार्लियामेंट का बात कर रहे हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वो उसी का पिक्चर है ये। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे जो अपर गैलरी में लोग बैठे हुए हैं ये सब वोमेन है, ये जस्ट ऑडियंस थे यहाँ पे। यहाँ पे जो किंग बनाया जा रहा है, किनको किंग बनाया जा रहा है, इनको फ्रेडरिक विलियम फोर को, जो कि किंग बना के इनको जो क्राउन दिया गया वो रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सब वोटिंग वगैरह ये सब मेल मेंबर्स कर रहे हैं। जो फीमेल मेंबर्स है वो ऊपर में जस्ट एज अ ऑडियंस यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था, उसलिए लोग ऊपर बैठे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस सिर्फ एसएसटी के लिए ही नहीं बल्कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब के लिए अवेलेबल है। चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, आपको काफ़ी चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब आपके लिए काम का चीज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 29 ट्राई कीजिए। एसर्शन है कि द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फिर से आ गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। आपको हम पहले ही बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस पूरे चैप्टर का। इसके ऊपर हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया और अभी कर भी रहे हैं, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं इस एमसीक्यूज के थ्रू आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड टू यूनिफाई जर्मनी इन 1848। हाँ, ईयर भी सही है, कंट्री भी सही है, और इसका एम में वो फेल हो गया, ये बात भी सही। तो ये पूरा बड़ी करेक्ट स्टेटमेंट है। द क्यों फेल हो गया, तो रीजन है द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की, मिलिट्री एंड प्रशियन लैंड ऑनर्स, जिनको जंकर्स कहा जाता है, सप्रेस्ड लिबरल एफर्ट्स एट नेशन बिल्डिंग। इन तीनों ने मिलके जर्मनी की यूनिफाई नहीं होने दिया। तो बिल्कुल राइट है। एक रीजन तो वो भी था कि किंग ने ये ठुकरा दिया था, किंग ने क्या किया, क्राउन ठुकरा दिया था। एक रीजन तो ये भी था, और साथ साथ रीजन ये भी है कि मोनार्की, जो पहले के मोनार्की थे, मिलिट्री पावर है, और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनको क्या कहा जाता है, जंकर्स। ये टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जंकर्स मतलब लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, इन सभी ने लिबरल एफर्ट्स जर्मनी के यूनिफाई करने का उसको सप्रेस कर दिया था। ठीक है, इस वजह से ये पार्लियामेंट फेल हो गया। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 30, हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। बाद में आगे चल के जर्मनी यूनिफाई हुआ तो उसमें मेन काम किसका था, मेन रोल किसका था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, बाद में जर्मनी जो यूनिफाई हुआ वो इन्हीं के बदौलत हुआ था। Which of the following countries were involved in the 3 wars with Prussia ended with victory and unification of Germany? तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मतलब कोशिश किया गया, जो कि फेल हो गया। ठीक है, ये फेलियर रहा। इसके बाद ये फेमस आदमी आए, ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया के। ठीक है, ये किसके हैं, प्रशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने पूरा दरमदार उठा लिया कि हम क्या करेंगे, जर्मनी को यूनिफाई करके रहेंगे। तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब प्रशिया ने, जहाँ से ऑटो वॉन बिस्मार्क बिलोंग करते थे, प्रशिया ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी 3 कंट्री से। वो 3 कंट्री कौन से है, तो वो 3 कंट्री है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ऑप्शन बी होगा राइट। ठीक है, तीनों लड़ाइयाँ ये प्रशिया जीत गई, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को हरा के फाइनली जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 32, एसर्शन है जर्मन एम्पायर वाज प्रोक्लेम्ड इन 1871। आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताए थे कि जर्मनी कंट्री कब बना, 1871 में। बिल्कुल राइट है। एट द पैलेस ऑफ वर्सेलिस, जगह भी सही है, इस पैलेस में बना था। ठीक है, द सेरेमनी सिंबलाइज प्रशियन डोमिनेंस। तो जर्मनी जो कि है यूनाइट तभी हो पाया जब प्रशिया ने हेल्प किया था। प्रशिया के ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशिया को इन 3 कंट्री से लड़ाई करवाया था। तीनों लड़ाइयाँ जीतने के बाद
जर्मनी यूनाइट हो पाया। तो जर्मनी को यूनाइट करने में प्रशिया जो है कंट्री का बहुत रोल था। ठीक, तो इससे प्रशियन डोमिनेंस ओवर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी ये बढ़ गया। ठीक है, प्रशिया का डोमिनेंस बढ़ गया एंड फ्रांस भी ह्यूमिलिएट हुआ कि फ्रांस जर्मनी यूनाइट नहीं कर पाया, प्रशिया कर दिया। ठीक है, तो फ्रांस का ह्यूमिलिएट होना पड़ा यहाँ पे। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, द जर्मन एम्पायर वॉज प्रोक्लेम्ड। हाँ, जर्मन एम्पायर यहाँ पे हुआ ये, और ये सेरेमनी सिंबलाइज करता है ये पर्शियन डोमिनेंस ओवर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ फ्रांस। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा, ये इसका सही रीजन है कि नहीं। जर्मन एम्पायर वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1871। तो ये क्यों प्रोक्लेम हो पाया? क्योंकि का जवाब नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, ये सिंबलाइज, ये चीज ये दर्शाता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एसर्शन रीजन क्वेश्चन में यही लफड़ा होता है कि दोनों सही होता है, लेकिन क्यों का जवाब मिलना चाहिए हमें। समझ रहे हैं? हमेशा एग्जाम में जब भी फंसे तो आप ये सोचिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्या इस वजह से ऐसा हुआ? नहीं। ठीक है, ये तो कोई अलग ही स्टेटमेंट है। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी हो रहा है आंसर इसका। 33 ट्राई कीजिए। मैच द फॉलोइंग। जंकर्स अभी याद करवाए थे आपको। जंकर्स कौन थे? तो पावरफुल लैंड ओनिंग, तो लार्ज लैंड ओनर्स थे। तो वन का ए दोनों में है। ओटो वन बिस्मार्क, अभी आपको बताइए ये फेमस पर्सनैलिटी ओटो वन बिस्मार्क प्रशिया को बिलोंग करते थे। तो ये कौन थे? तो आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन को यूनाइट करने में इन्हीं का सबसे ज्यादा मेन रोल था। ठीक है, आर्किटेक्ट, यही सब का तो क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन ओटो वन बिस्मार्क। तो 2 का डी होने वाला है, 2 का डी इसमें है, इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये भी देख लीजिए। केसर विलियम वन, जर्मन को जब यूनाइट कर दिया गया तो किसी को तो किंग घोषित करना पड़ेगा ना, तो केसर विलियम वन को किंग घोषित किया गया। तो प्रोक्लेम्ड एम्पायर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी, पहले किसको किंग घोषित किया जा रहा था? इनको कहा गया, ये फ्रेडरिक विल्हेम फोर को किंग घोषित किया जा रहा था। तो ये तो लेने से मना कर दिए, इसलिए ये फेल हो गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। लेकिन इस बार किंग किसको घोषित किया गया? इनको, केसर विलियम वन को। तो ये एक्सेप्ट कर लिए थे। 3 का सी यहाँ पे है। और वर्सेलिस, ये प्लेस का नाम है, तो यही साइट है जहां पे जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम किया गया था। तो 4 का बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ये ट्राई कीजिए। बिफोर यूनिफिकेशन विच वॉज द ओनली इटालियन स्टेट। अब यहाँ पे यूनिफिकेशन जर्मनी का खत्म हो गया, अब इटली पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इटली का यूनिफिकेशन से पहले कौन सा ऐसा सिर्फ इकलौता इटालियन स्टेट था जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस उसको रूल करता था? मतलब अगर आप इटली को मान लीजिए, ये पूरा इटली कोई कंट्री है, इसमें अलग अलग स्टेट्स है, ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट हो गया। तो इसमें से कौन सा एक स्टेट था सिर्फ जिसको इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था? बताइए। तो वो स्टेट है, मतलब सर्डेनिया पिडमोंट, यहीं पे सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस इसको रूल कर रहा था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैच द लीडर विथ हिज कंट्रीब्यूशन। तो इटली के ऊपर पूरा क्वेश्चन है ये, इटली को यूनाइट करने में किन किन लीडर का क्या क्या रोल है वो मैच कीजिए। तो गोसिपी मजीनी, सबसे पहले इनका नाम आता है, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। इन्होंने प्रमोट किया आइडिया ऑफ यूनिफाइड रिपब्लिक थ्रू ये सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली इन्होंने फॉर्म किया था। ये बिल्कुल राइट है, लीडर का नाम और कंट्रीब्यूशन सही मैच है ये। केवियर, तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलते थे इटली से। ठीक है, तो ये अपना डिप्लोमेसी को यूज़ करके फ्रांस के साथ दोस्ती बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंच अच्छा बोलते थे ये, और मिलके ऑस्ट्रिया को हराते हैं। तो ये भी नाम और कंट्रीब्यूशन सही है। गैरिबल्डी, इन्होंने साउदर्न इटली में लीड किया था मिलिट्री कैंपेन को, तो ये भी राइट है। और विक्टर इमैनुअल टू, जब इटली यूनिफाई हो गया तो इनको ही किंग बनाया गया था 1861 में। तो ये भी राइट है इनका कंट्रीब्यूशन से। तो 1 2 3 4 चारों ही राइट है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज अचीव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्डेनिया पिडमोंट। इटली को यूनिफाई करने में इनका मेन रोल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यही एक इटालियन प्रिंसली हाउस से रूल होता था, ये राइट है।
द फेलियर ऑफ लिबरल अपराइजिंग्स लेड टू कंजर्वेटिव मोनार्क्स लाइक विक्टर इमैनुअल II एंड कैवियर टेक चार्ज ऑफ नेशनलिस्ट कॉज। इटली को यूनिफाई करने का पहले भी प्रयास हो चुका था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लिबरल लोग थे उन्होंने मतलब एफर्ट मारा था, तो ये लोग तो फेल हो गए थे पहले अटेम्प्ट में। दूसरा अटेम्प्ट किन लोगों ने मारा? इन लोगों ने, विक्टर इमैनुअल II और कैवियर, इन लोगों ने दूसरा अटेम्प्ट किया इटली को यूनिफाई करने में और ये लोग सक्सेस रहे। ठीक है, तो और ये जो लोग हैं विक्टर इमैनुअल II, ये सर्डिनिया पिडमॉन्ट के ही है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्योंकि इसको आप ऐसा समझ लिए, इटली का यूनिफिकेशन अचीव हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्डिनिया पिडमॉन्ट। क्यों अचीव हुआ? क्योंकि विक्टर इमैनुअल II और कैवियर जो कि मोनार्क थे, मोनार्क होते हुए भी इन्होंने इटली को यूनिफाई करने में हेल्प किया था। समझे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ये ट्राई कीजिए। अब अगर आप थक रहे हैं तो थोड़ा हिम्मत रखिए। अभी अगर थक रहे हैं तो वीडियो पॉज करके पानी वगैरह पी लीजिए। अब वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एथनिक ग्रुप दैट इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स, मतलब आइलैंड, इन द 16th सेंचुरी। ब्रिटिश में इनमें से कौन सा एथनिक ग्रुप नहीं था? तो ब्रिटिश में इंग्लिश थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे, ब्रिटिश नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये एनसीईआरटी बुक में एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये क्वेश्चन बन गया है। 38 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के बाद क्या बना? तो एक्ट ऑफ यूनियन से बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनियन यूनाइटेड याद रखिएगा, क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये हुआ एक्ट ऑफ यूनियन से। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 39 ट्राई कीजिए। असर्शन है द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस नॉट अ सडन रिवॉल्यूशन। अभी तक हमने देखा पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन, तो जर्मनी में भी लड़ाई हुआ, 3 लड़ाई हमने देखा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, तब जाके वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद हमने इटली का देखा, यहाँ पे भी जो कि विक्टर इमैनुअल II थे और आपके ये थे कैवियर, इन लोगों ने भी लड़ाई लड़ा। ठीक है, तब जाके इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अब तीसरा कैटेगरी में आता है ब्रिटिश। ब्रिटिश में कोई वॉर से, सडन कोई रिवॉल्यूशन से ब्रिटिश एक नेशन स्टेट नहीं बना, ये एक लंबे प्रोसेस से बना। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कैसे बना? तो इसमें इंग्लिश पार्लियामेंट का बहुत रोल था। उन्होंने ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, एक्सटेंडेड इट्स डोमिनेंस ओवर स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, इन सब जगहों पे अपना दबदबा बनाया थ्रू पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेपरेशन। पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके और कल्चर को दबा के इन सब जगह को अपने अंडर लिया ब्रिटिश ने। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश एक नेशन स्टेट बना। वो कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बल्कि चालबाजी से। इंग्लिश पार्लियामेंट ने कई सारे चाल चले, पॉलिटिकल चाल और कल्चर को दबाने का चाल, जिससे कि ये सब भी ब्रिटिश में जुड़ के पूरा एक ब्रिटिश नेशन बना। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए। 40 आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में नेशन स्टेट बनने में क्या हेल्प किया वो बताना है। तो क्या हेल्प किया? अभी बताया आपको, पार्लियामेंट हेल्प किया। पार्लियामेंट ने कोई रिवॉल्यूशन नहीं किया था, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन को बोलते हैं। शांति से इन्होंने पॉलिटिक्स खेला और कल्चर को दबाया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पावर छीन लिया मोनार्की से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये देखिए, ये पूरा समरी है, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का कैसे हुआ, ब्रिटेन का कब हुआ, ठीक है, किस टाइम पीरियड में हुआ। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि तीनों को बोले प्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ। तो सबसे पहले किसका हुआ था? ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद इटली का हुआ और उसके बाद जर्मनी का हुआ। ठीक है, बिफोर यूनिफिकेशन क्या थे वो बताया हुआ है। और फिर लीडिंग स्टेट कौन सा है? इसमें प्रोशिया था, प्रोशिया का हेल्प से जर्मनी यूनिफाई हुआ। इसमें सर्डिनिया पिडमॉन्ट का हेल्प से इटली यूनिफाई हुआ। इसमें इंग्लैंड का हेल्प से ब्रिटेन यूनिफाई हुआ। की लीडर्स, जर्मनी के मेन लीडर्स ये थे, ओटो वॉन बिस्मार्क और किंग विलियम I, इसको केसर विलियम कहते हैं। और इटली में मेन लोग ये थे। और ब्रिटेन में तो इंग्लिश पार्लियामेंट और एरिस्टोक्रेसी, यही उन्होंने मेन रोल परफॉर्म किया इसका यूनिफिकेशन में। मेथड क्या था? इसमें लड़ाई हुआ, 3 कंट्री से लड़ाई लड़ा गया। इसमें डिप्लोमेसी, मिलिट्री, सब लड़ाई और डिप्लोमेसी सब इस्तेमाल हुआ। और इसमें तो कल्चर को दबाया गया। ठीक है, पॉलिटिक्स और कल्चरल डोमिनेशन का इस्तेमाल किया गया। ये एक्ट पास हुआ
उसके बाद आयरलैंड जबरदस्ती को जोड़ा गया, ठीक है। ईयर ऑफ आउटकम, किस कंट्री में किस ईयर में यूनिफाई हुआ? तो जर्मनी 1871 में हुआ, इटली 1861 में यूनिफाई हुआ और ब्रिटेन 1801 में यूनिफाई हुआ। तो सबसे पहले ब्रिटेन, उसके बाद इटली, उसके बाद जर्मनी, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट याद रखिएगा। इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले हाई रेजोल्यूशन में देखिए, 1080p या फिर 720p में देखिए पिक्सल में, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लेके आप अपने वॉल में चिपका सकते हैं ताकि अच्छे से एक बार में रिवाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा फैक्ट फिगर है यहाँ पे, एक जगह पे आपको सारा चीज़ ऑर्गेनाइज वे में मिल रहा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट 41 ट्राई कीजिए। फिर से असर्शन रीजन, बहुत सारा असर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहा है। लिखा है कि आर्टिस्ट पर्सोनिफाइड नेशन एज फीमेल फिगर टू मेक द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन मोर रिलेटेबल। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। आर्टिस्ट लोग क्या करते थे, फीमेल फिगर्स, हमेशा स्त्री को ही, फीमेल को ही चुनते थे ताकि नेशन को वो रिप्रेजेंट कर पाए। द फीमेल एलिगरी रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक वुमेन हु लेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये जो फीमेल फिगर होते थे जिनको फीमेल एलिगरी कहा गया है, वो एक पर्टिकुलर वुमेन होते थे जो जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये सही कि गलत? गलत। ये फीमेल फिगर्स तो इमेजिनरी, जैसे भारत माता है, तो भारत माता कोई असली कोई लेडी थोड़ी थी उस समय में, वो तो एक इमेजिनरी वुमेन है। तो स्पेसिफिक वुमेन नहीं है, कोई इमेजिनरी है। ये गलत है। रीजन गलत होते ही ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। समझे? नेक्स्ट 42, हु वॉज द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रेंच नेशन। फ्रेंच नेशन का फीमेल एलिगरी क्या था बताइए? तो ये था मेरियाना, ठीक है, याद रखिएगा। और जर्मनिया किसकी थी? जर्मनी की, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब इस फिगर को देखिए, गिवन इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का इमेज है ये, मतलब ये कौन है? जर्मेनिया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ जर्मनिया। तो ये जो जर्मनिया का इमेज है, इसमें क्या चीज दिखाया गया है? तो इनका जो क्राउन है वो ओक्स का लीव है यहाँ पे, ठीक है, और ओक दिखाता है हीरोइज्म एंड जस्टिस। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा ये, ठीक है। फिर कुछ सिंबल है, उसका मीनिंग से मैच करना है। जैसे कि इस फिगर में तलवार दिख रहा है, झंडा दिख रहा है, यहाँ पे राइजिंग सन रेज दिख रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ब्रोकन चेन्स क्या शो कर रहे हैं, वो दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रोकन चेन्स है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है फ्रीडम, बीइंग फ्रीड। एक 3 क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये जो ओक के पत्तों का जो क्राउन है वो क्या दिखाता है? अभी आपको पता है, हीरोइज्म शो करता है, तो हीरोइज्म। और रेज ऑफ राइजिंग सन, ये राइजिंग सन का जो रेज है वो क्या शो कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा, ये शो करता है। तो इस हिसाब से ए का 3, बी का 2 और सी का 1, ये रहा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और ये टेबल याद रखिएगा क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन पूछे इसी टेबल के ऊपर बेस्ड था। ये सब कुछ सिंबल्स है और ये उसका मीनिंग। ब्रोकन चेन्स, ये जो ब्रोकन चेन्स है वो शो करते हैं बीइंग फ्रीड। ऐसा इमेज में भी क्वेश्चन भी आ सकता है आजकल। फिर ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये जो सीने पे लगा हुआ है, ये वाला ईगल का शेप बना हुआ है इस पे, वो शो करता है स्ट्रेंथ को शो करता है ये, ठीक है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स याद करवा ही दिए, हीरोइज्म। स्वॉर्ड, जो तलवार है वो क्या शो करता है? रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार है। ऑलिव ब्राउन्स अराउंड द स्वॉर्ड, तलवार के आसपास जो ये ऑलिव ब्रांच है ये क्या शो करता है? कि हम विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति से बात करने के लिए भी तैयार है और लड़ने के लिए भी तैयार है, जो जो आप चाहे, ठीक है। और रेड, ब्लैक रेड गोल्डन ट्राई कलर, ये जो झंडा है, झंडा इसमें भी था, ठीक है, वो शो करता है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा शो करता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो। ये इमेज को किसने बनाया आप मुझे ये बताइए, इसके आर्टिस्ट का नाम क्या था? तो इमेज वॉज पेंटेड बाय जूलियस हबनर, ये नाम याद रखिए। जब भी ये गिरा हुआ जर्मनी आप देखें, गिरी हुई है मतलब जमीन पे, तो वो जूलियस हबनर ने बनाया था, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये इमेज किसने बनाया, किस आर्टिस्ट ने बनाया वो बताइए। तो पिछला वाला इमेज तो जूलियस हबनर ने बनाया था। ये वाला इमेज जिसमें ये लड़ती हुई दिखाई गई है, इसको बनाया था लॉरेंस क्लासेन ने, नाम याद रखिएगा। लड़ती हुई दिखाने के लिए लॉरेंस क्लासेन ने बनाया था और जमीन पे गिरा हुआ दिखाने के लिए जूलियस हबनर ने बनाया था, ठीक है।
नेक्स्ट ये ट्राई कीजिए, मैच द नेशनल एलिगरीज विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिगरी का यहाँ में 2 नाम है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करना है। तो जर्मेनिया के बारे में अभी हमने पढ़ा, क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये पहनी हुई है। बी का 1 होने वाला है तो ए का 2 होगा, बी का 1 ए का 2, ऑप्शन ए करेक्ट है। 48 द बल्कन्स द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो बल्कन्स में कौन कौन आते थे, कौन कौन नहीं, तो बल्कन्स में आपका जो स्पेन है, क्योंकि स्पेन तो यूरोपियन कंट्री है, ये नहीं आता था, बल्कि ये सब आते थे, स्लेविक कंट्री जो है वो आते थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। 49 आखिरी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए हिम्मत रख के और कोशिश कीजिए इसका आंसर सही देने का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट बल्कन नेशनलिज्म। जो बल्कन नेशनलिज्म है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। बल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर का वजह से ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द रीजन कंप्राइज ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग ग्रीक्स, सर्ब्स, मोन्टेग्रो एक्सेट्रा। इसमें ये सब टाइप के लोग रहते थे, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ये आप तभी कर पाएंगे तब एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़े हो। आखिरी टॉपिक का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक से। फिर ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। नहीं, यहाँ पर जो जितने भी स्लेविक कंट्री थे, स्लेविक कंट्री, वो लोग अपना आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ब्रिटिश वाले नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 1 और 2 राइट है, 1 और 2 का हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? बस इतना ही 49 क्वेश्चन था आपके लिए, और आखिरी क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको 2 चीज बताना है। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में जो बॉक्स बना के वर्ड का डेफिनेशन दिया रहता है ना, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है, यूटोपियन का मतलब क्या है, प्लेबिसाइड, सफरेज, ये सब का मीनिंग पूछा जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट आपको करना है 2 चीज। पहला, जैसा कि आपको चैप्टर के मतलब इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सिखाए कि आप में क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। भले ही नंबर कम आए लेकिन आप ईमानदार रहिए। ठीक है, तो ऑनेस्टली आपको कमेंट करना है अपना स्कोर कि आपने 49 में से कितना सही किया। ठीक है, वो बताइए। और दूसरा चीज कमेंट करना है इसका आंसर, जो होमवर्क है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, ये 2 चीज कीजिए। उम्मीद करते हैं इन सभी क्वेश्चन से चैप्टर काफी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा आपको, क्योंकि काफी चीज आपको सीखने को मिला होगा यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लंबा खींचा है, लेकिन टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया वो वर्थ इट है। चलिए एंड करते हैं, और ऐसे ही वीडियोस बाकी सब्जेक्ट का भी स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी का, साइंस का 2 चैप्टर अपलोड हो गया है। आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देंगे प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इन सब चैप्टर का भी ठीक इसी तरीके से एमसीक्यूज के थ्रू हम पूरा चैप्टर का डिवीजन करवाए हैं। जरूर देखिएगा, रिवाइज तो होगा ही होगा, बहुत चीज नया भी सीखेंगे आप। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।